बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सरदार वलीद मुख्तार। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि आगाज़ भी रुसवाई, अंजाम भी रुसवाई। मौजूदा जो हुकूमत है पाकिस्तान में, एक तरफ तो ये कहा जा रहा था जब 25 मई को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को घर भेजा गया तो एक साजिश के हवाले से बातें की जा रही थी कि तमाम पीडीएम जो है उसने मुबैना तौर पर साजिश की है और इमरान खान को घर भेज दिया। अभी वो साजिश की बाज़गश्त जो थी वो थमी न थी और वो आवाज़ें बाबंग दोहल बोल रही थी कि एक और इशू, फिर उसके ऊपर एक और इशू। यानी अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो अमेरिका का दौरा किया, जिसमें वुज़रा की एक बड़ी तादाद को साथ रख के गरीब मुल्क के जो वसाइल थे, $6000 तक की इतला है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खर्च किए। अगरचे ये मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तमाम अखराजात को वज़ीर-ए-आज़म की जेब से अदा किया गया, लेकिन सवाल ये है कि जब आपका मुल्क 1/3 इसका जो है वो पानी में डूबा हुआ है और आप बैरून ममालिक जाते हैं पाकिस्तान के वसाइल के हवाले से बात करने के लिए, पाकिस्तान के लिए इमदाद इकट्ठी करने के लिए, तो कम अज़ कम एक जो सिंबॉलिक स्टेटस होता है उसके तहत, जैसे कि हमने माजी में देखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब वो अमेरिका में गए थे तो वो जो है एम्बेसी में उन्होंने रिहाइश रखी थी। तो हमारे ये जो वुज़रा हैं, हमारे जो इलीट क्लास है और जो वज़ीर-ए-आज़म है, उन समेत उनकी अयाशियाँ कम नहीं हो रही। अगरचे ये अमल जो है इस पे बात किए जाना बहुत ज़रूरी है कि अगरचे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वो पैसे अपनी जेब से भी अदा किए, लेकिन इससे क्या मैसेज हमने उस आलमी दुनिया को दिया जिनके सामने हम कासाए खैरात लिए पहुंचे थे कि हमारी मदद की जाए। दूसरी जानिब हमने देखा कि अभी वही बाज़गश्त जो थी वो कम न हुई थी कि मुल्क में एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। विकीलीक्स की तरह का एक और, बल्कि उससे मैं कहूँगा कि एक बड़ा स्कैंडल जो इसने पाकिस्तान में एक ब्रस्ट किया है और तमाम हलके, खा वो सियासी हलके हों, समाजी हलके हों या हमारे अस्करी अदारे हों, सब में एक तशवीश का एलिमेंट जो है वो किसी न किसी हद तक पाया जाता है। और इस तमाम अमल में हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से तो वही ऑर्डनरी किस्म का रवैया जो हमेशा से उनकी जानिब से रखा जाता है, वही रवैया रखा जा रहा है कि कोई बड़ा तूफान नहीं आया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा, सबसे बड़ा हाउस और सबसे ज़्यादा सेफ जगह भी अनसेफ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मुबैना तौर पे जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिनमें कश्मीर की जो बेटी हैं मरियम नवाज़, वो भारत से अपने दामाद के लिए एक पावर प्लांट मंगवाने की बात कर रही हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि डीजी नैब के हवाले से उसमें गुफ्तगू हुई। मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जो है वो तनकीद के निश्तर बरसाए गए और ये कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ को कोई अब ज़्यादा फसीनेट नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनके जो फैसले हैं, एक तरफ वही वज़ीर ख़जाना कि जिसके जो उन्होंने फैसले लिए, जो उन्होंने IMF के साथ नेगोशिएशन की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत जिसका क्रेडिट ले रही है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, उनके हवाले से जो गुफ्तगू है वो भी कोई इतनी ऐसी नहीं है कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा हो। 5 वुज़रा जो हैं वो मिल बैठ के इस्तीफ़ों के हवाले से मरहलावार मंजूरी के ऊपर गुफ्तगू करते हुए हमें नजर आए। इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में वो सियासी जमातें जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और PDM की जितनी जमातें हैं जो जमहूरियत का राग अलापते हुए हमें हर वक्त नजर आती हैं, क्या वो जमातें वाकई मुल्क में जो जमहूरी इक़दार और जमहूरी रवायात हैं उनको फ़रोग़ देने के लिए कोई अमली किरदार अदा कर रही हैं? ऑडियो में परवेज़ इलाही के हवाले से जो मरियम नवाज़ की गुफ्तगू थी, मरियम नवाज़ ने मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही को बदमाश करार दिया और ये मरियम नवाज़ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, जो अपने जलसों में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर तनकीद के निश्तर चलाती हैं और ये कहती हुई हमें नज़र आती हैं कि इमरान खान लग़वियात जो है वो जलसों में उसका आम इस्तेमाल करता है। ये जो आज एक अहम समाअत हुई है इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के हवाले से, उसने 11 सितंबर को इमरान खान को दोबारा तलब किया है। तमाम मौज़ूआत जो कि वाकई बहुत वेस्ट टॉपिक है जिन पे हमने बात करनी है, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है आगा साजिद हुसैन शाह साहब को, जो कि एडवोकेट हैं। उनके साथ यमुना रिजवी साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों के वक्त देने के लिए। साजिद शाह साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में इस वक्त जो एक फ़ज़ा बन चुकी है ऑडियो लीक्स के बाद, आप कैसे देखते हैं इस सारे अमल को? बहुत शुक्रिया वलीद। देखना ये है कि इंतहाई अफसोस का मकाम है ये,
चीज़ें हैं कि आपने बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़ा जामिया अंदाज से और बड़े डिटेल अंदाज से आपने अपने इंट्रो के अंदर हमारी कैटेगरी, हमारी सोच, हमारी इक़दार, हमारी अखलाकियात का जनाजा निकलते हुए आपने बताया कि हम ये सब कुछ कर चुके हुए हैं और हम हर आने वाला दिन ख़राब से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। आप पीटीआई जियाले से किसी से बात करें तो सुनने को मिलेगा कि हमें शऊर मिला है, हमें ज़ुबान दी गई है। क्या ये बदतमीज़ ज़बान शऊर के ज़ुमरे में आती है? देखना ही है। किसी पार्टी की बात ना करें, कोई दूध का धुलावा नहीं है, जिसको मौका मिलता है वो अपना काम करता है। अभी आपने नून लीग के हवाले से बात की है कि हम भीख भी मांगने जाते हैं तो 3 पीस सूट पहन के जाते हैं, तो फिर वो क्या सोचेंगे? भीख इस तरह नहीं मांगी जाती है कि भीख, अगर आपको रोना नहीं आ रहा, रोने जैसा मुंह तो बना लो ना। आप डूबे हुए हैं, आप ऐसी अंदाज में इस प्रोटोकॉल के साथ वहां पर जाते हैं कि आप वो आपसे कम तर नजर आ रहे थे जिन्होंने आपको भीख देनी होती है, इमदाद करनी होती है। तो ये चीज़ें बड़ी हैं। बात है 5th जनरेशन वार की। अक्सर बात होती है, आज से 4-5 साल पहले बात होती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की पूरी 5th जनरेशन, देखें अब वो चीज़ें रही नहीं है। और एक और बड़ी ख़तरनाक सी बात आ चुकी है जो 5th जनरेशन वार से भी ख़तरनाक है हमारे मुल्क के लिए, मैं उस पर भी बात करता हूँ। बात है कि 5th जनरेशन वार के ज़रिए अब वो असला, वो लड़ाई, वो झगड़ा, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब है स्मार्ट वर्किंग। उसके ज़रिए हमें किस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग के साथ इंटरनेशनली हमें कमज़ोर किया जा रहा है। कभी हमें पैसे दे के कमज़ोर किया जाए, मैं एक एग्जांपल भी आपको कोट करता हूँ, कभी और तरीक़ों से हमें कमज़ोर किया जा रहा है। तो वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे कामयाब है इस हवाले से। बात ये है कि 5th जनरेशन वार में अभी, अब जैसे मैं बता था कि स्मार्ट वर्किंग के ज़रिए आपको कंट्रोल ओवर किया जाता है। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से हमें कभी एक पार्टी को, कभी दूसरी पार्टी को, कभी इमदाद की मद में, कभी फॉरेन फंडिंग की मद में, कभी कर्ज की मद में पैसे दे के जिस तरीके से हमें कमज़ोर किया जा रहा है और हमें ही अपने इदारों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। अब ये ऑडियो लीक्स की बात है, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अगर आप किसी से बात करें, किसी पार्टी के नुमाइंदे से, मैं बल्कि नाम लेके कहूँगा पीटीआई के नुमाइंदे से बात करें, तो वो कहेंगे कि देखा ये चीज़ें सामने आ रही हैं, एक अच्छी चीज़ है, इनका गंद सामने, इनकी गलती है, इनकी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमारी इंटेलिजेंस किधर है, हमारी सीक्रेसी किधर है, हमारी प्राइवेसी किधर है। ये वो ऑडियो लीक है जो इससे ज़्यादा सिक्योर सीक्रेट चीज़ हो नहीं सकती कोई, और वो पब्लिक तक पहुंची है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है कि हमारे बाकी सीक्रेट्स किस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी तक जाते होंगे। ये आपने चीजें फवाद चौधरी की स्टेटमेंट सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि 20 अगस्त से ये फॉर सेल है। हैकर की जानिब से भी दावा किया गया, $3,70,000 की को बात चल रही है। आप मुझे ये बताइए कि वो ऑफिस जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, टॉप कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो चीज़ें जिसमें हमारी कौमी सलामती के इशूज़ हैं, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, उनके हवाले से ज़ाहिर है वहीं पर तमाम डेलीगेशंस आती हैं, मुलाकातें होती हैं। ये इस तरह हो जाना, बग किए जाना किसी का, आप समझते हैं कि ये पॉसिबल था तमाम तर टेक्नोलॉजी को होते हुए? मैं एक चीज़ आपकी ऐड करूं, मेरी ज़ाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से हमारा कोई इदारा या हम लोग इस सीक्रेट्स में इन्वॉल्व हैं। गिर सकते हैं, काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं, लेकिन एक तो इस तरीके से अप्रोच पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी इतना आसान, और जिनके लिए पॉसिबल है वो इस कदर नहीं गिर सकते। मेरी ज़ाती राय है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी नालायकी, नाअहलियों, अदम तवज्जोही की वजह से वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है हमारे सीक्रेट्स तक पहुँचने में और उनको कंट्रोल ओवर करने में कामयाब हो गए, और वो हैकर्स हैं, हम हैकर्स खुद नहीं हैं। मेरी ज़ाती राय है। तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जैसे अक्सर बात करते हैं आईएमएफ की जब कंडीशंस आती हैं तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर प्लेज कर रखी हैं, उनको दे रखी हैं, उसके बदले में पैसा ले लिए, तो उन्होंने हमारी कुछ ऐसे सीक्रेट्स कंट्रोल ओवर कर रखे हुए हैं। देखिए बड़ी शॉर्ट सी बात है, आपकी सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि वो हैकर्स की तरफ से फॉर सेल थी। अगर वो फॉर सेल थी, वो आपको और मुझे पता चल गया है, तो जिम्मेदारान को नहीं पता था? क्या हैकर्स ने अगर ऐसा किया है तो उस टाइम उसको रोकना पॉसिबल नहीं था? यहाँ पे सवाल अब क्या हैकर्स के खिलाफ कोई एक्शन हो सका है? नहीं, मीनिंग देयर बाय कि हमारे कंट्रोल में नहीं रही बहुत चीजें। सारी चीजें, पेंटागन की वेबसाइट्स, और हमने देखा कि जो जदीद तरीन मुल्क हैं, पाकिस्तान में शायद उस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, वहां पे भी ये होता है। लेकिन वजीर आजम हाउस, क्या इसके अंदर जो एक प्रॉपर स्वाइपिंग का होता है, इसकी सिक्योरिटी होती है, वो चीज़ें उनसे नाशना थी हमारी जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के अदारे हैं? कहीं ना कहीं तो लैप्स हुआ है ना, कहीं तो एक फॉक है मौजूद। मैं लैप्स को नहीं कहूँगा, लैप्स होगा, जाहिर है जब भी कहीं पे लैप्स होता है तो चीज़ें होती है, वो लैप्स प्री प्लान्ड भी हो सकता है,
अनइंटेंशनल भी हो सकता है, लैप्स होता है, लेकिन लैप्स होना और चीज़ है, टारगेट किसी और का करना और चीज़ है। क्या ये टारगेट हमने की है? मैं समझता हूँ टारगेट करने वाले जो हैं वो इस कदर मजबूत हैं कि वो टारगेट करके अचीव भी कर लेते हैं, फिर वो अनाउंस भी करते हैं, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, फिर वो लीक भी कर देते हैं और हम अभी तक कुछ नहीं कर सके। अगर वो फॉर सेल थी, मीनिंग देर भाई किसी ने तो की थी ना, नहीं, हमने उनके खिलाफ कहा किया जाता क्या? रहा किसी न किसी स्टेप पे कि हुकूमत और उनके दरमियान शायद कोई नेगोशिएशन चल रही है। ये चीज नेगोशिएशन वहां पर होती है जहां आप कमजोर होती है। एग्जैक्टली, जाहिर है जब पाकिस्तान कोई की स्टेट जुर्म होता है तो ब्लैकमेल हो रही है। नेगोशिएशन नहीं बनती। जब कोई जुर्म होता है, क्या ये संगीन जुर्म नहीं है? मीनिंग देर है कि ये चीजें इसी तरह, मैं वही चीज मैं कहना चाह रहा था कि ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मामला इस तक आज तक आगे बढ़ चुके हैं। अफसोस के साथ गवर्नमेंट जॉब होल्डर जो पब्लिक ऑफिशियल सीट पे रहा हो, वो ख़ास तौर पे मैं बड़े इदारों की बात करूँगा, वो किसी और जॉब को 2 साल 3 साल 5 साल मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं, आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप फॉरेन कंट्री नहीं जा सकते। यहाँ सब हो रहा है। वेयर इज़ ऑफिशियल सीक्रेट्स? नहीं, ऑफिशियल सीक्रेट्स की तो खैर पाकिस्तान में बात ही कोई नहीं है ना। देखें, ये एक वो शख्स जो मियां नवाज शरीफ हमारे लिए मोहतरम है, चूंकि सियासतदान तमाम हमारे लिए मोहतरम है, वो यहाँ से सजा याफ्ता मुजरम के तौर पर बाहर जाते हैं और पाकिस्तान में उनकी मर्जी के, उनकी पूछगिछ के बाद वजीर लगाए जाते हैं। तो ये तो अकदार की तो बात ही हम ना करें ना कि डेमोक्रेसी। उसमें इससे बड़ा जुल्म ये है कि हैं तो हमारे ना, जुल्म ये है कि जो हमारे नहीं है। यानी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो लोग जिनका हमसे ताल्लुक नहीं है और वो हमें गवर्न करते हैं, जब ये उससे बड़ा जुल्म है और ऐसा हो रहा है। चलें दूसरी जानिब आते हैं शाह जी। चलें, ये जो हो गया, ब्रीच हो गया, बग हो गया, इसको तो हम सेटिस्फाइड करते हैं कि ये तो हो गया। लेकिन जो कन्वर्सेशन सामने आई है जिसमें मरियम नवाज अपने दामाद के लिए एक प्लांट मंगवाने की बात कर रही हैं, यही मरियम नवाज जब जलसे में खड़ी होती हैं तो वो शायद इंडिया के हवाले से जो अलकाबात और जो एक पब्लिक सेंटिमेंट हासिल करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि जब इंडिया से हमारी ट्रेड बंद है और फिर आप अपने पर्सनल फेवर के लिए, अपने दामाद के लिए एक प्लांट मंगवाने की बात कर रही हैं, तो अब तो मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा कोई कैसे एक्सपोज होगा कि ये जो पब्लिक में वो कहते हैं इसमें और जो उनका पर्सनल कंडक्ट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंतहाई अफसोस के साथ कहूँ, ये एग्जांपल मुझे कोट नहीं करनी चाहिए लेकिन ये कोट मैं करता हूँ कि यहाँ पर तो 12 साल की प्रैक्टिस चाहिए सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस लेने के लिए, अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस एंड वर्किंग। हम यहाँ पर चंद महीनों के लिए 7 साल की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दोस्तों को, कुछ अहबाब को सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस देते हैं ताकि उनको आगे इस्तेमाल कर सकें, और उसके बाद वो बैन हटता है और फिर वो दोबारा 12 साल की प्रैक्टिस हो जाती है। तो बात ये है, बड़े अफसोस के साथ, बड़ा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या रीजंस थी, अफसोस के साथ। अब प्रॉब्लम ये है कि ट्रेड जो है वो जिसका हाथ जो पड़ता है वो करता है, ट्रेड बंद है, नो डाउट। अब इसमें 2 चीज़ें थी। पहली बात है कि ट्रेड, आपकी बात का जवाब मैं बाद में देता हूँ, ट्रेड की जा सकती है इंडिया से और की जानी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर जो गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है और वो उसको अडॉप्ट करती है। रहेगी सिफारिशें करवाना, वो सिफारिशें करना, आप मैं सारे हम सब दूध के धुले नहीं है, हम सब इस चीज़ की आती है। उससे आगे की बात, आपकी बात है, इसी उसी की बात करके बंद है, बंद नहीं, उससे आगे की बात है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं मुबैना तौर पे वो ये कह रहे हैं कि ये टारगेट जो है आप इसहाक डार को दें। उन्होंने तो पहले मियां साहब के लिए एक गाड़ी रिव्यू करवा दी थी। कहाँ पे खड़े हैं अम्बासियत कौम? और फिर जब भी बात होती है तो जो हमारी हैत मुक्तदरा है वो फिर कौम का ही, वो हमें ही दर्स देते हैं कि आप ऐसे करें, चाय की एक पहली कम कर दें ताकि इससे हमारी माशियत पे एग्जैक्टली ये जो भी आपने इंट्रो पे भी बात की है कि जिस तरीके से इंटरनेशनली ये विजिट्स हो रही हैं और जो शाहाना अखराजात हो रही हैं, फिर यहाँ प्रोटोकॉल्स हो रही हैं, वो तो किसी चीज़ से ढकी छुपी नहीं है। मैं जो चीज़ उसी बात को कंप्लीट करूँगा तिजारत के हवाले से कि सिफारिश करवा के कोई काम करवाना, हमारा किसी का हाथ पड़ता है, हम सब काम, हम यूज टू है, हमें इतना फील नहीं करना चाहिए इस चीज़ को, हम यूज टू हैं, अदरवाइज इखलाकियात में गलत है। लेकिन अगर उसको चैनलाइज करके, तिजारत को बहाल करके, अगर वो जिसे कहते हैं, मैंने जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया आपको, कि अगर वो तिजारत को बहाल करके, मशीनरी मंगा के, फिर दोबारा हालात के पेश नज़र या वो बैन हटाए रखते और या दोबारा बैन लगा देते, तो मेरा ख्याल है उसको लीगलाइज वो कर लेते किसी तरीके से। इसको इतना ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए। इशू ये है, और वो उनके अपने पैसों से तिजारत के लिए अगर वो मशीनरी मंगाने में, इशू ये है
कि हम अखलाकियात से किस कदर गिर चुकी हैं कि जो हम ज़बान वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे को के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम परवेज़ इलाही साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ख़ुद इमरान खान साहब जो इनके बारे में इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो हमें शऊर के नाम पर बदतमीज़ी सिखाई गई है, क्या ये हम सब कुछ कर रहे हैं? तो हमें इससे रोकना कैसे है? हम दूसरों को जो अखलाकियात का दर्ज देते हैं, हमें उसको कैसे कंट्रोल ओवर करना है? तो ये जो है, इसमें इशू में ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है मशीनरी के हद तक, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। मैं भी रहा, लीक होना गलत बात है, गाली देना बताएं, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करना गलत बात है, लेकिन अगर ये इस हद तक है कि जी ठीक है जी किसी तरीके से मंगवाएं और वो उसको लीगलाइज करती हैं, बैन हटा देते हैं, तिजारत होती है, कुछ चीज़ें चली जाती हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद फिर बैन हो जाती हैं, तो वो मेरा ख्याल जस्टिफाइड हो जाता है इस तरीके से। इंडिया से किसी भी सूरत ट्रेड करना गलत नहीं है, अगर गलत है तो पहले क्यों करते थे, और अगर गलत है तो फिर आइंदा आने वाले कुछ नहीं, यहाँ पे बात ट्रेड की नहीं है ना, बात अपने मफादात की है कि जब आप इक्तदार वो तो मैंने एग्री किया है, तो हमें यूज्ड टू हो जाना चाहिए, हम सब करते हैं। जब आप इक्तदार में हो तो फिर कोई अखलाकी कदर नहीं है, फिर कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मैं की तरफ आना चाहूँगा। यमुना, ये बताइएगा कि हमने देखा कि माशरे में जब भी पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आया, बड़ा क्राइसिस हुआ, खा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हो, वकला के हवाले से हो, या फिर मुल्क में दस्तूर के सुप्रीम होने के हवाले से हो, वकला हमेशा बाहर निकले। इतना ज़्यादा क्योस है इस वक्त पाकिस्तान में, आप क्या समझती हैं कि वकला कोई इनिशिएट करना चाहेंगे कोई तहरीक को, जिस तरह का हमने माजी में देखा बड़ी तहरीकें वकला की जानिब से चलाई गई? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अगर हम पास्ट की बात करें तो जब वकला ने वो बाहर निकले, उन्होंने पार्ट लिया इन सारी चीज़ों के अंदर, तो उस टाइम जो परेशानी थी वो मुल्क पे आई थी। उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को कम समझा जा रहा था, उसकी पावर को निगेट किया जा रहा था। और अब की हम आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो आज की सिचुएशन में लोग ज़्यादातर अपने सब पर्सनल मफादात की बात हो रही है। एज अ पार्टी कहें या किसी तरह भी कहें, वो मुल्क के लिए कोई भी सिंसियर नहीं दिख रहा, बल्कि सब अपने अपने मफादात के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो PTI हो, नून लीग हो, व्हाटसोएवर। तो अगर अब मुल्क वकला हमेशा तब इंटरेस्टेड हुए हैं और इन्वॉल्व हुए हैं जब भी मुल्क की सालमियत की बात आई है। अगर अभी भी बात आएगी तो वो ज़रूर निकलेंगे, लेकिन जहाँ तक उनकी पर्सनल मफादात की बात है, और जिस तरह जो भी ऑडियो लीक्स होती हैं, जिस तरह से भी होता है, हमारे सामने नॉर्मल वर्किंग भी आप देख लें तो उसके अंदर भी हमें ये साफ दिखता है कि सिंसियर कोई भी नहीं है। वज़ीर आज़म बनने की जंग है, कुर्सी की जंग है, ये बन जाए तो उनके लिए सब कुछ ठीक, वो बन जाए तो उनके लिए सब कुछ ठीक। तो वकला किसी की भी पर्सनल मफादात में नहीं शामिल होंगे। हाँ, अगर बात आती है मुल्क की तो वो हमेशा जैसे पहले मुल्क के साथ खड़े थे, तो आज भी उन मुल्क के मफाद की बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, तो हम दोबारा निकलेंगे। वरना बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होगा कि उनके पर्सनल चीज़ों के लिए हम उनका पार्ट बने। वकला जो हैं वो हमेशा ज़ाहिर है इस सोसाइटी में एक पढ़े लिखे तबके का किरदार अदा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। शायद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि मोहतरम इसहाक डार साहब, आपके और मेरे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना, अब फिर वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं। 5 साल तक वो बरतानिया में रहे, साबिक़ वज़ीर आज़म के त्यारे पर गए थे और वज़ीर आज़म के साथ वापस आए। कैसे देखते हैं आप इस सारे अमल को? और आज उन्होंने एहतसाब अदालत में पेश होना था तो वो पेश नहीं हो सकें चूँकि जज साहब ग़ालिबन छुट्टी पे थे। कल इसहाक डार या परसों या किसी नेक्स्ट हियरिंग में पेश होंगे, उनके तमाम मुकदमा ख़त्म हो जाएंगे, वो सेनेटर का हल्फ भी उठाएंगे, वज़ीर ख़ज़ाना का भी हल्फ उठाएंगे। ये हो क्या रहा है? मतलब कानून क्या कर रहा है, अदालतें क्या कर रही हैं, वकला क्या कर रहे हैं? जो सुप्रीमेसी की बात हम करते हैं, कहाँ पे है सुप्रीमेसी? सिर्फ गरीब आदमी के लिए? एग्जैक्टली, कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें हमेशा गरीब आदमी फंसता है, अमीर आदमी उसको चीर कर फाड़ कर बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही हो रहा है हमारे मुल्क में, जो पावर में है वो इख्तियारात में है। जब इनकी पावर ख़त्म की गई तो ये चूहे की तरह भाग के बाहर निकल गए, इनके बड़े भी बाहर निकल गए, छोटे भी बाहर निकल गए, और किस तरीके से सारा कुछ हुआ। लेकिन अब जब इनको ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है, इनके केसेस नैब की इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं, केसेस वो ऑटोमेटिकली, जब नैब के इख्तियारात ही नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो वापस आ गई हैं। देखना ये है कि इस टाइम जो हम पाकिस्तान जिस टाइम से सिचुएशन से गुजर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई भी फ़ैसला करना पड़े इस टाइम, इस मुल्क को बाहर निकालना है। हमें ये नहीं देखना चाहिए वो नवाज शरीफ है, वो इमरान खान है, वो वज़ीर ख़ज़ाना था, इसने ये किया था, इसने ये किया था। अगर किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी आती है, आर्टिफिशियल नहीं, जेन्युइन, तो मेरे ख्याल है स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। जिस तरीके से एक आपको शायद याद होगा कि शेख रशीद साहब ने एक दफ़ा कहा था कि जब $100 क्रॉस किया तो उन्होंने कहा जी कि
बड़ी अजीब सी बात की, पता नहीं मैं देख लूँगा या मुझे पता नहीं मेरे क्या लगते हैं वो, अगर ये 100 से नीचे वापस डॉलर आ जाए, और वो डॉलर आया था नीचे, ऐसा ही 98 बट दैट वाज आर्टिफिशियल। तो वो उसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फिर बाद में हमें फेस करने पड़ते हैं। सिमिलरली जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो उस वक्त कमिटमेंट की गई IMF के साथ कि हम रेट्स पेट्रोल के और जो लाइट के वो इस तरतीब के साथ इंक्रीज़ करेंगे। फिर जब देखा मेरी सीट जा रही है और उसके बाद वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स नून लीग अगर आ जाती है और उनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो हुए, तो उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया। महीने 2 महीने का अनाउंसमेंट कर दी कि जब तक बजट नहीं आएगा, कमिंग जो लास्ट बजट गुजरा है, तब तक हम नहीं इंक्रीज़ करेंगे। तो वो जो आर्टिफिशियल चीज़ होंगे फिर उसने जंप किया, तो अल्टीमेटली आना तो हुकूमत के ऊपर ही था, आवाम के ऊपर ही था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसहाक डार साहब के बारे में ये है कि पहले इकॉनमी वो चलाते रहे, कोई बहुत बड़े तीर नहीं मारे उन्होंने, उस दौर में भी ये सब कुछ हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं या हमारे बड़े जो बैठे हुए हैं, इंटरनेशनली तो हम सियासत का शिकार हो रहे हैं, हमारे बड़े बैठ के ये क्यों नहीं सोचते, अपने घर के लेवल पे सोचें कि जब एक कमेटी आती है, आपकी 1 लाख रुपए कमेटी निकलती है, और अब वो जब खा पी जाते हैं, जब आपको पे करने पड़ते हैं, तो वो पे करने के लिए जिसने पे करने हैं वो फेस कर रहा होता है, जब फेस करना छोड़ता है तो वो सबको साइड इफेक्ट होता है, जबकि जब उसने खिलाए होते हैं तो वो हम भूल चुके होते हैं। तो हमें ये क्यों नहीं समझ आ रही कि अगर पिछली हुकूमतों ने, चाहे वो कोई भी पार्टी की हुकूमत थी, चाहे इवन आमरीत का दौर था, उस दौर में भी अगर लेकर खाए गए हैं, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि इसहाक डार साहब आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। जब तक अय्याशियाँ ख़त्म वाकई गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होंगी, छोटे लेवल पे हम सोचते हैं अपना चाय का कप हम कम करने का सोचते हैं, उनका भी चाय का कप कम होना चाहिए। जब तक प्री प्लान्ड हम इस मामले से निकलने के लिए सिंसियर नहीं होंगे, और बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, सिर्फ 10 से 15 साल का एक बैठ के एग्रीमेंट कर लें आपस में, लेग पुलिंग नहीं करेंगे, इसी तरह लेग पुलिंग नहीं करेंगे। ये कोई नून लीग नहीं है, ये कोई PTI नहीं है। आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप वज़ीर ख़जाना बन जाएं, आप ये वज़ीर बन जाएं, आप सूबा ले लें, आप ये अपने अपने लेवल पे काम करें। 15 साल के बाद हमने जितना उठा फिर खाएंगे। सिर्फ ईयर्स की बात कर रहा हूँ, हम 75-80 ईयर्स का जो है वो गन साफ कर सकते हैं, लेकिन सिंसियर होना ज़रूरी है। इसहाक डार साहब ने आके ऐसी कौन सी छड़ी घुमानी है? कोई नहीं घुमानी। सिर्फ नून लीग के मुंह से सुने आप तो आपको सब यस नज़र आएगा, ऐसा होने वाला है। और आज तक हमें इसी उम्मीद का चक्कर दे के बेवकूफ़ बनाकर अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, और हम इस बेवकूफ़ी में वोट भी दे रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं, महंगाई भी फेस कर रहे हैं। ये नहीं होना है। अब इसके बाद जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। आने वाली गवर्नमेंट इंशाल्लाह, मैं बल्कि इंशाल्लाह नहीं कहूँगा, लेकिन जो नज़र आ रहा है एक्सपेक्टेड, वो इससे ज़्यादा जलील होगी, आवाम इससे ज़्यादा जलील होगी। उसकी वजह क्या है कि हम अभी तक चीज़ों को ठीक कर ही नहीं रहे। जब ठीक करेंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। अब तक जो हमारी डायरेक्शन अभी तक एग्जैक्टली अभी तक नहीं सही। उसकी वजह यह है कि अब आने वाली गवर्नमेंट ने जो इस वक्त कंडीशंस इन्होंने मान ली हैं, आने वाली, हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि जो डेली बेसिस पे आपने, मतलब इमरान खान साहब के दौर में नो डाउट FPR की रिकवरियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, उसकी डेली बेसिस पे अगर डिटेल्स आना शुरू हो जाए कि ये पैसा इकट्ठा हुआ और यहाँ पे खर्च हुआ, ये हमने कर्ज की मद में अदायगी कर दी है, और ये हमने रिहेबिलिटेशन के लिए हमने काम की है, कोई डिटेल्स डेली बेसिस पे चैनल्स के ऊपर आना शुरू हो जाए, पब्लिक के सामने रखते, क्योंकि चोरी पकड़ी जाती है। अरबों खरबों रुपए डेली बेसिस पे आप एक टेलीफोन कंपनी के ऊपर, जब यानी हम जब सोचते हैं खुदा की ज़ात कितनी बड़ी है, उसके बारे में सोचते हैं कि पाकिस्तान में पैसा कितना टैक्सेस की मद में इकट्ठा होता है, तो समझ नहीं आती है। ऐसा ही इस कदर हम एक एक कदम उठा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, टैक्स दे के ले रहे हैं, और उसके बावजूद हमसे। बहुत शुक्रिया शाह जी। वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। इसहाक डार के पाकिस्तान में आने से, उनका सेनेट का हल्फ उठाने से, बतौर सेनेटर बनने से, या वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठाने से मरियम नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशें तो पूरी होती हुई नज़र आ सकती हैं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता कि पाकिस्तान की इकॉनमी में शायद कोई वो बहुत ज़्यादा ऐसा जादू नहीं करेंगे कि जिससे आम आदमी को रिलीफ हो। चूँकि हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी तवज्जो का मरकज़ जो आवाम है वो नहीं है। मुल्क का 1/3, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया था, कि वो पानी में है, और हम जो है वो अभी तक हमारे हुक्मरान इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। प्रोग्राम आपने देखा, अपने कीमती फीडबैक से आगाह करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।